वेलकम टू जहांगीर स्टडी। मैं संतोष जहांगीर। आज हम भारतीय संविधान का जो लेसन था, संविधान की विशेषता का जो लेसन था, उसके नेक्स्ट पार्ट का अध्ययन करेंगे, जो है प्रस्तावना की विस्तृत विवेचना। प्रस्तावना की विस्तृत विवेचना के अंदर हम भारत के लोग संविधान के निर्माताओं के अनुसार संप्रभुता अंत जनता में निहित है। सरकार के पास अथवा राज्य सरकार के विभिन्न अंगों के पास जो शक्तियाँ है वह सब जनता से मिली है। प्रस्तावना में हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित व आत्मापित करते हैं। पदावली से यह स्पष्ट है कि भारतीय संविधान का स्रोत भारत की जनता है, अर्थात जनता के चुने हुए प्रतिनिधि की सभा द्वारा इस संविधान का निर्माण किया जाता है। इसलिए प्रस्तावना की जो बारे में मैंने बताया, इसके अंदर ये है कि इसमें यह घोषणा भारत के लोग, यानी जो संपूर्ण शक्ति है ना, जो भारत के लोगों के पास है, जनता के पास ये मैंने आपको भारत जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। क्योंकि हम जिन प्रतिनिधियों को चुनते हैं, सरकारी प्रतिनिधियों को हम खुद चुनते हैं, तो हम जिसको चुनेंगे वही शासन करेगा। और उनके कार्य से अगर हम असंतुष्ट है तो हम जैसे रिकॉल के द्वारा उनको वापस बुला सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि संपूर्ण शक्ति भारतीय जनता के पास ही है और भारतीय जनता ने स्वीकार को अधिनियमित अंगीकृत किया था। तो ये बात आपको समझ में आई। घोषणा क्या है, प्रस्तावना घोषणा क्या है? ये बात है भारत के लोगों के बारे में, यानी भारत के लोगों ने संविधान का निर्माण किया और संपूर्ण शक्ति भारत के लोगों के, जनता के अंदर ही है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, जनतंत्र है। सेकंड से उद्देश्य भाग आता है। इसके उद्देश्य, प्रस्तावना के उद्देश्य भाग में क्या है, हम पढ़े प्रस्तावना की विस्तृत विवेचना। तो उद्देश्य भाग क्या है? इसके उद्देश्य भाग में ये बताया गया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब क्या होता है, ये पॉइंट याद करने के लिए पॉइंट डाले, आपको समझना है, इसको उतारना, आपको याद करना है। क्वेश्चन बोर्ड में पूछ सकते, प्रस्तावना की विस्तृत विवेचना पर टिप्पणी लिखी है। तो टिप्पणी लिखने के लिए आपको पॉइंट्स याद होना चाहिए। घोषणात्मक भाग, उद्देश्य भाग और विवरणात्मक भाग, 3 भाग हैं इसके। तो तीनों भागों का आपको ये पॉइंट्स याद हो गए तो आप इसका आंसर आराम से एग्जाम में कर सकते हो। तो इसमें उद्देश्य भाग में किसको शामिल किया गया प्रस्तावना में? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब है ये व्यक्त करता है कि भारत पूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न देश है। हमारा देश पूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न देश है। आंतरिक और विदेशी मामले में किसी अन्य देश के शक्ति का अधीन नहीं है। हम अपने आप में पूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। हम अपने आंतरिक मामले में कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता। हम और विदेशी मामले में हम प्रभुत्व संपन्न है, यानी हम किसी देश से जैसे संबंध रखेंगे हम अपनी इच्छा से रख सकते हैं। हमारे आंतरिक मामला, राज्यों में विवाद, जो भी मामला, आंतरिक मामला, हम उसके अंदर कोई दूसरा देश इसके अंदर दखल अंदाजी नहीं कर सकता। हम किसी दूसरी शक्ति के अधीन नहीं है। जब भारत आज़ाद नहीं होता तब वो ब्रिटिश संविधान के शक्ति के अधीन था। तो संपूर्ण प्रभु संपन्न का मतलब हो गया हम आंतरिक और बाहरी दोनों मामलों से पूर्ण रूप से संप्रभु है। सेकेंड इसमें जो उद्देश्य भाग से समाजवाद। समाजवाद 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। समाजवाद का मतलब मैंने आपको बताया था, फिर और एक बार बताना चाहूँगा। इसमें उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक नियंत्रण होता है और इसमें जो स्पष्ट बताया गया वो क्या लिखा है संविधान में? प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को सम्मिलित करके उसे और अधिक स्पष्ट किया है। इसको बहुत ज़्यादा स्पष्ट कर दिया। समाजवाद हो तो मतलब क्या है हमारे संविधान में? समाजवाद क्या मतलब है हमारे संविधान में? वो देखिए, हमारे संविधान में बताया गया है समाजवाद सबको जोड़ के उसे अधिक स्पष्ट किया। इसमें समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने, कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और आर्थिक विषमता को दूर करने का प्रयास करने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। यानी समाज के जो कमजोर लोग हैं, बिल्कुल निर्धन लोग हैं, उनके जीवन स्तर को सुधारने, समान करने के लिए, उनमें आर्थिक विषमता बहुत ज़्यादा हो जाए, अमीर गरीब का बहुत ज़्यादा फर्क हो जाना, बड़ी खाई हो जाना, उसको समाप्त करने के लिए समाजवाद को हमारे देश के संविधान में अपनाया गया है। इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था आप समझते हो क्या होती है? जैसे कृषि पशुपालन मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गई। इस प्रकार से हमारे देश में कृषि और पशुपालन दोनों साथ साथ किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएगी। और फिर आता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष क्या है? ये भी 42वें संविधान संशोधन जो 76 में हुआ था, हमारा 42वां संविधान संशोधन याद रखना। 42 जो संविधान संशोधन हुआ वो 1976 में हुआ था। उसमें पंथ निरपेक्षता को जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्षता का मतलब आप समझते हो कि हम सभी धर्मों के में समान भाव रखना। हमारा कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। इसका जैसे इस संविधान में क्या उल्लेख किया गया वो ध्यान समझो एक बार।
इसे जोड़ा गया था। इसका अर्थ यह है कि भारत धर्म के क्षेत्र में न तो धर्म विरोधी है न धर्म प्रचारक। हमारा देश किसी धर्म का प्रचारक नहीं है और न ही किसी धर्म का विरोधी है। हम सभी धर्मों को समान मानते हैं, बल्कि वो तटस्थ है। तटस्थ मतलब किसी धर्म को वो अपने उस धर्म को विशेष महत्व प्रदान नहीं करता है हमारा देश। तो हमारा देश क्या है? पंथ निरपेक्ष है, वह तटस्थ है, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। सभी धर्मों के जो लोग हैं उनके साथ समान व्यवहार किया जाता है हमारे देश के अंदर। आप सभी इस चीज़ को जानते हो। मैंने जिस क्लास में पढ़ाता था मैं बताता था बच्चों को कि हमारे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सभी लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। तो आप ये कल्पना करो, आपको मालूम है, सब बच्चों को सभी को ध्यान है कि हमारे देश में जो भी कोई भी जैसे आप छुट्टी आती है किसी पर्व की जो मनाया जाता है, त्यौहार मनाया जाता है, तो हम ये भेदभाव नहीं कर सकते। दीपावली, ईद, गुरु नानक जयंती, इन सब की अवकाश रहता है। तो क्यों? कि सभी धर्मों को समान महत्व दिया गया है। तो ये पंथ निरपेक्षता की बात हो गई। फिर आता है इसमें लोकतंत्रात्मक। क्या है इसका मतलब? होता है इसका तात्पर्य भारत में राजसत्ता प्रयोग जनता द्वारा किया जाता है, जो निर्वाचित जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा। जनता निर्वाचित प्रतिनिधि किनको चुनती है? विधानसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, इन सबको जनता चुनती है, वही शासन करते हैं। तो ये किसके प्रति उत्तरदायी और ये सब किसके प्रति उत्तरदायी है? जनता के। कहने का मतलब है जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। ठीक है। तो हमारे देश में क्या है? लोकतंत्रात्मक। ये भी हमारे संविधान की प्रस्तावना की विशेषता है। हमारे संविधान का प्रस्तावना भाग में शामिल किया गया है। कहने की मतलब प्रस्तावना क्या है? कि संविधान का दर्पण है। आप समझो, एक मुख्य बात याद रखना, संविधान का दर्पण किसे कहा गया? हमारे देश के संविधान का प्रस्तावना को। तो लोकतंत्रात्मक है, तो जनता के प्रति उत्तरदायी है। संविधान सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आश्वासन देता है। सभी को क्या क्या देता है संविधान? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सबको मिले, ये बात संविधान में कहा गया है। और लोकतंत्र का मतलब आप समझ में आ गया होगा। अब गणराज्य, गणराज्य का मतलब क्या होता है? पहले ये समझो, जिसमें शासक, जो प्रधान, देश का जो मुख्य जो राजाध्यक्ष होता है, शासन का अध्यक्ष होता है, वो सीधे वंशानुगत नहीं होके जनता द्वारा निर्वाचित होता है। तो वो कहलाएगा गणराज्य। जहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष, राजाध्यक्ष जनता द्वारा चुना जाता है, वो शासन कहलाएगा गणराज्य। और जहाँ पे वंशानुगत चुना जाता है, वो क्या कहलाएगा? राजतंत्र। क्या कहलाएगा? राजतंत्र। पता है आपको? जैसे राजतंत्र में क्या होता था? राजा का जो लड़का होता था, युवराज होता, वही शासक बनता था, वंशानुगत होता था। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे देश में किसी व्यक्ति को राष्ट्राध्यक्ष लिए चुना जा सकता है जनता के द्वारा। तो ये है गणराज्य। ठीक है। अब आता है इसमें जो तीसरा भाग इस प्रस्तावना को है विवरणात्मक भाग। उसमें विवरण, क्या क्या विवरण बताया गया, उसमें क्या क्या भाग है। उसमें सबसे पहले सामाजिक न्याय, क्या क्या चीज़ शामिल है इसमें? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, तीनों शामिल है। हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। वो क्या होता है सामाजिक न्याय? सामाजिक न्याय का अर्थ है कि सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समानता प्राप्त हो। जो देश के नागरिक है उनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, बिना किसी भेदभाव समानता प्राप्त हो। जाति, धर्म, वर्ग और नस्ल या किसी प्रकार से नागरिक भेदभाव नहीं होना, क्या है? सामाजिक न्याय है। उन्हें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये सामाजिक न्याय की बात होगी। जिसका आर्थिक न्याय का मतलब होता है अनुच्छेद 39 39वें संविधान संशोधन में आर्थिक न्याय को शामिल किया गया है। इसमें राज्यों को अपनी नीति का संचालन इस प्रकार करने के लिए कहा गया है कि समान रूप से सभी नागरिकों को आजीविका के साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। जितने भी नागरिक भारतीय इसमें देश में रह रहे हैं, उनको अपने आजीविका चुनने का साधन प्राप्त होना चाहिए। आप सभी समझते हो आर्थिक न्याय का मतलब, यानी व्यक्ति कोई सा भी व्यवसाय कर सकता है, मगर वो अनलीगल नहीं होना चाहिए, वो गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। आप सभी देखते हो अलग अलग लोग व्यवसाय करते हैं, तो ये आज़ादी आर्थिक न्याय के अंदर आती है। इसमें एक बात और बताई गई है आर्थिक न्याय में कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं, गरीब वर्ग के लोग, उनके लिए सरकार कुछ नीतियाँ बनाती है। और इसके अलावा समुदाय की भौतिक संपत्ति स्वामित्व वितरण इस प्रकार हो कि अधिकाधिक सामूहिक संभव हो। जो मुख्य जो धन है, जो धन है, उसका वितरण कैसे, संपत्ति सार्वजनिक संपत्ति वितरण कैसे होना चाहिए कि सबको बराबर हिस्सा मिले, भेदभाव नहीं होना चाहिए। और पुरुषों स्त्रियों में समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, ये मुख्य बात बाद में शामिल की गई। ये भी याद रखना कि जो पुरुष और महिला जो काम समान कार्य कर रहे हैं, उनको समान वेतन मिलना भी क्या है? आर्थिक न्याय के अंदर शामिल किया गया है। उत्पादन वितरणों के साधनों का आयत कर केंद्रीकरण नहीं हो। उत्पादन वितरण के साधन है उनमें केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, वो सबके हिस्से में होना चाहिए।
उनका सार्वजनिक वितरण होना चाहिए। ये आगे आपके आर्थिक न्याय की बात आ गई इसमें। फिर आता है आपके राजनीतिक न्याय। क्या होता है? सभी भारतीय सभी नागरिकों को, जो राजनीतिक न्याय में आता है, सभी वयस्क मताधिकार की स्थापना करना, यानी सभी को मताधिकार का अधिकार प्रदान करना। जो भी 18 साल का वयस्क है वो मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। भेदभाव नहीं किया जाएगा जाति धर्म लिंग इनके आधार पर। समझ में आई? तो ये हमारा क्या हो गया सामाजिक राजनीतिक। और इसमें क्या होता है, राजनीतिक में संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है, जिसमें क्या होता है कि न्याय प्राप्त करने के लिए सभी को समान अधिकार मिला गया। अनुच्छेद 32 के अंदर बताया, 32 के अंदर संवैधानिक उपचारों का अधिकार हर व्यक्ति जिनके मूल अधिकार का हनन हुआ है वो न्यायालय में शरण प्राप्त कर सकता है और न्याय प्राप्त कर सकता है। यह नहीं अमीर गरीब जाति लिंग भेद के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हो गया आपका राजनीतिक न्याय। सबको मताधिकार का प्रयोग अधिकार होना चाहिए और राज के पद प्राप्त करने का अधिकार भी इसमें आएगा। अब आपकी नेक्स्ट इसमें आएगा, जैसे नेक्स्ट मैंने बताया इसके अंदर स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व की बात आ गई। स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व क्या है ये देखिए बेटा। इसके अंदर मैं तीनों का अलग अलग आपको समझा देता हूँ। स्वतंत्रता समानता बंधुत्व क्या है, ये भी वितरणात्मक न्याय का भाग है। इसमें बताया गया है स्वतंत्रता भारतीय संविधान में नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। हमारे देश के नागरिकों को क्या क्या स्वतंत्रता मिली है? विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हम विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं सरकार के बारे में या परेशानी के बारे में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। और इसके अलावा विश्वास है धर्म की, हम किसी प्रकार की उपासना कर सकते हैं, हमें कोई उसके अंदर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। विचार अभिव्यक्ति की धर्म में विश्वास की उपासना की स्वतंत्रता दी गई है इसमें। तो ये आगे स्वतंत्रता। इसके बाद समानता आती है। समानता क्या है? देश के सभी नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान की गई है। हमारे देश जितने भी नागरिक है सभी को प्रतिष्ठा प्राप्त करने की और अवसर प्राप्त करने की स्वतंत्रता प्रदान समानता प्रदान की गई है। भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य के पद प्राप्त करने के लिए सभी को समान अवसर प्रदान किया गया है। अब बता बंधुत्व की भावना। बंधुत्व तो सभी जानते हो, वसुधैव कुटुंब की भावना हमारे देश के अंदर प्राचीन काल से रही है। वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक कुटुंब के समान है। देखिए प्रस्ताव में व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बंधुता को बढ़ाने के लिए इसमें शामिल किया गया है कि इसमें क्या बताया गया है? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। व्यक्ति की गरिमा रहेगी तभी राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित रह सकती है। ऐसी बंधुता बढ़ाने का हम संकल्प करते हैं। जब हमने संविधान की स्वीकार किया था तब ये घोषणा की थी, तो वो बात भी इसमें शामिल की गई है। थर्ड है इसमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता। इसको हम देखते हैं। सबसे पहले व्यक्ति की एकता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता क्या है, हम दो पार्ट करके देखते हैं इसको। हमारे संविधान निर्माता भारत की विविधताओं में अंतर्गत विद्यमान एकता से परिचित है। हमारे देश के अंदर विविधता में एकता वाला देश हमारा। हमारे नागरिक क्षेत्रीयता प्रांतवाद और भाषावाद संप्रदायवाद को महत्व देकर देश की एकता का भाव अपनाएंगे। हमारे देश के नागरिक क्षेत्रीयता अपने क्षेत्रों को महत्व नहीं देंगे, प्रांत को महत्व नहीं देंगे, भाषा को महत्व नहीं देंगे और संप्रदायवाद को महत्व नहीं देंगे, अपने संप्रदाय को महत्व नहीं देंगे। उनका मेन उद्देश्य क्या रहेगा? अपने देश की एकता को बनाए रखना, आपस में मिलजुल के रहना। यही इसमें बताया गया है। व्यक्ति की गरिमा तभी सुरक्षित रहेगी जब वो मिलजुल के रहेगा और प्रांतवाद क्षेत्रवाद इनसे ऊपर उठ के कार्य करेगा। हमारे संविधान में बंधुत्व का आधार दो आधार पर टिका है। एक आधार राष्ट्र की एकता, दूसरा व्यक्ति की गरिमा। एक राष्ट्र की एकता है, दूसरा क्या है? व्यक्ति की गरिमा। अखंडता की बात करते हैं हम इसमें। इससे जो सेकंड है अखंडता क्या है? अखंडता को 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया। ये इसमें अखंडता सबको सम्मिलित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? भारत की एकता अखंडता को सुनिश्चित करना। हमारे देश की एकता अखंडता को क्या करेंगे? हम सुनिश्चित करेंगे। तो इस व्यवस्था से आपको प्रस्तावना के बारे में संविधान मूलभूत आदर्शों को दर्शाया गया है। अब इसमें इसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो है उनको आपको याद करना। अब जैसे लेसन पूरा तो उसको याद करते रहो। तो महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें जो बनते हैं वो है प्रस्तावना को लिखिए। पहला क्वेश्चन प्रस्तावना को लिखिए। सेकंड क्वेश्चन है इसमें पंथ निरपेक्षता पर टिप्पणी लिखिए। थर्ड है धर्मनिरपेक्षता का उसूली फासले का सिद्धांत क्या है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो आपको इनको याद करना है। थैंक यू। अगला लेसन हम मूल अधिकार ये पढ़ेंगे।